हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप देखा था और एरिया ऑफ कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस पर चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो म्यांमार से ही रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा सा एक करंट का टॉपिक है क्योंकि अभी फरवरी 2021 में म्यांमार में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी, उसका तख्ता पलट कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। एंड मिलिट्री कूप इन म्यांमार हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं क्योंकि ये काफी बॉन्डिंग इशू होने वाला है इस बार के जो मेंस एग्जामिनेशन है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चूंकि जो म्यांमार का जो इतिहास रहा है वो जो पहले से ही वहां पे इस तरीके की चीजें होती रही है कि तख्ता पलट, जैसे 1962 में एक बार तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से लेकर के 2008 तक वहां पर जो मिलिट्री रूल ही था एक तरीके से। ठीक है, यहाँ की जो मिलिट्री रूल है उसको जुंटा सरकार कहते हैं। जुंटा यानी कोई डिक्टेटर एक आदमी के द्वारा शासित होने वाली सरकार नहीं होती है। उनका एक पूरा बकायदा कमेटी बनाए, मतलब एक तरीके से कई लोग मिल करके उसको संचालित करते हैं उस सरकार को। ठीक है, उसको जुंटा कहते हैं। तो वो भी एक तरीके से डिक्टेटर गवर्नमेंट ही होती है, सर्वाधिकारवादी होती है और सभी अधिकारों का अपने अंदर सर्वाधिकारवादी और अधिनायकवादी मूल्यों को हुई तहरीर दी जाती है। सर्वाधिकारवादी का मतलब होता है कि जो अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग आपके द्वारा न करके गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। आपका जो अधिकार है, कब कौन से अधिकार को कर्व कर देना है, कम कर देना है, खत्म कर देना है, ये सब जो डिक्टेटर गवर्नमेंट्स में सर्वाधिकारवादी हो जाती है। एक तो ये डिक्टेटर गवर्नमेंट में भी होती है और डेमोक्रेसी में अगर जनता जागरूक नहीं है, जनता जो है राजनीतिक चेतना उसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो सकती है, तो एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई गवर्नमेंट भी सर्वाधिकारवादी या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो सकती है। तो जो म्यांमार में सत्ताधारी दल के जो है, जो अभी हमारे वहाँ जो आंग सान सूकी की जो पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, कुछ समय पहले उन्होंने 2020 में नवंबर 2020 में संसदीय चुनावों में जीत दर्ज की थी। लेकिन यहाँ पे भी जो चुनाव थे वो उसमें कुछ जैसे कि डिस्प्यूट तो थे ही। ठीक है, क्योंकि जो सेना के समर्थित जो दल था वो यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, सेना ने उसको सपोर्ट दिया था। ठीक है, उसने सत्ताधारी जो दल था, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी, उस पर चुनावों में जीतने के लिए गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री ने जो है वहां पे आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो पहली संसद की जो चुनी हुई जो सरकार थी, उसकी पहली संसदीय बैठक होने वाली थी, तो उसको उन्होंने क्या किया कि आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक साल के लिए म्यांमार में इन इमरजेंसी लगा दिया गया। तो इस तरीके से म्यांमार में जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई और उसकी जगह पे फिर से मिलिट्री का शासन एक तरीके से आ गया। मिलिट्री हालांकि इसको कूप नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उस फ्रॉड की जांच करने तक के लिए जो है हमने अपना तब तक वो अपने हाथ में लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि जो टाइमलाइन है वो जो मिलिट्री और जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट शुरू हुए थे उसके ऊपर कुछ बातें यहाँ पे करी गई है। आप देखो 2010 में, नवंबर 2010 में जो मिलिट्री के द्वारा समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी थी, उसको बहुत बड़े पैमाने पे जीत मिली थी, क्योंकि आंग सान सूकी ने वहां पे आंग सान सूकी की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, वो जो पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट किया था। उसके बाद 13 नवंबर को 2010 में ही 13 नवंबर को आंग सान सूकी को 7 साल के जो हाउस अरेस्ट था उससे आजाद कर दिया गया था। फिर 2011 में क्या हुआ, 31 जनवरी को इलेक्टेड पार्लियामेंट कन्वेन द फर्स्ट टाइम इन अ हाफ अ सेंचुरी चार्ज विद द चूजिंग फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट। पहला जो है सिविलियन प्रेसिडेंट चुना गया था 1962 में जो कूप हुआ था उसके बाद से। तो जो कूप हुआ था उसमें उस समय जुंटा सरकार स्थापित हुई थी और काफी लंबे समय तक रही थी 1962 के बाद में। तो जो जुंटा सरकार का इतिहास है, जो मिलिट्री शासन का इतिहास है म्यांमार में, वो आप देख सकते हो कि बहुत लंबा है, काफी लंबा है।
ठीक है। तो 2015 नवंबर 8 जो नेशनल लीग फॉर द डेमोक्रेसी विंस लैंडस्लाइड इन म्यांमार फर्स्ट ओपनली कंटेस्टेड जनरल इलेक्शन सिंस 1990। 1999 के बाद जो पहली बार स्वतंत्र रूप से कराए गए थे चुनाव, आम चुनाव, उसमें एनएलडी ने जीत हासिल की थी। ठीक है। आंग सान सुकी जो है डी फैक्टो लीडर उसकी बनाई गई थी। फिर 20 नवंबर 2020 एनएलडी कैप्चर्स 396 to 407 of 476 सीट्स। 476 सीटों में से 396 सीट मिली, क्योंकि जो म्यांमार की जो जनता थी उसको ये लगने लगा था कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको और स्ट्रांगली यहाँ पे रूटेड करने के लिए और स्ट्रांगली उनको म्यांमार में बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो ये आंग सान सू की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको और ज्यादा बहुमत प्रदान किया जाए और ज्यादा अधिकार मिले, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो मिलिट्री के ऊपर से कम हो जाए। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 396 सीटें मिली थी 476 सीट में थे। मतलब लोग भी इस गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी चाहते थे कि वहां पे लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना किया जाए। अब लोकतांत्रिक वैल्यूज को प्रमोट किया जाए और लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत किया जाए। ठीक है। तो ये इनकी लोगों की इच्छा थी, इसलिए यहाँ पे जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एनएलडी की, वो हुई थी। ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ कि जो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी थी उसने वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया और रिजल्ट्स को चुनौती दिया। ठीक। 2021 में जनवरी 26 को मिलिट्री ने जो ये एलिगेशंस थे उसकी जांच करने के लिए उसकी मांग की। 30 जनवरी को मिलिट्री ने कहा इट विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू द लॉ एमिड द कूप फियर्स। जो अगर ये तख्ता पलट की जो भय है उसके तहत मिलिट्री फिर भी संवैधानिक रूप से व्यवहार करेगी। 1 फरवरी को सुबह सुबह क्या हुआ कि उन्होंने आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया और भी जो एनएलडी पार्टी के लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 2021 की बात है ये। ठीक है। और मिलिट्री ने जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी 1 सालों के लिए घोषित कर दिया। और जो ये आप देख रहे हो मीन आंग हैलिंग जो वहां के मिलिट्री जनरल हैं उनको सत्ता दे दी गई। मीन आंग हैलिंग, इनको सत्ता दी गई। अब यहाँ पे देखो आप कार्टून देखो एक। ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी जो आई थी, डेमोक्रेसी का जिन बाहर निकला था, ठीक है, उसको इमरजेंसी लगा दिया गया था और बोल रहे हैं कि अब तुम जो है वापस जाओ, टाइम टू गो बैक इनसाइड। जिन को चिराग में वापस भेज दिया। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो अभी वहां पे पनप ही रही थी कि उसको दबा दिया गया। ठीक है। लोग लेकिन वहां पे काफी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बार डेमोक्रेसी को लेकर के। आप यहाँ पे देख सकते हो मिलिट्री जो बर्मियन गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल है। ठीक है। लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्री आंग सान सू की, रिटर्न द डेमोक्रेसी, फ्री आंग सान सू की एंड रिटर्न द डेमोक्रेसी। तो लोगों को अब डेमोक्रेसी का वैल्यू पता चल चुका है वहां पे। तो ज्यादा समय तक जो है आई थिंक कि जो म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट है वो ज्यादा समय तक शासन में नहीं रह सकती है। इस तरीके से इलीगल तरीके से आप कह सकते हो इसको। ठीक है। और जो नवंबर 2020 में हमने जो वही बातें करी थी, 2020 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उसमें जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उसको मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिले थे। और उसके साथ ही कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए थे कि जिसमें मिलिट्री क्या रहे, मिलिट्री मजबूत रहे। ठीक है। म्यांमार की संसद में सेना को 25% महत्वपूर्ण पदों को मतलब दिया गया था इस तरीके से। ठीक है। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियल पोजीशंस थे वो मिलिट्री के लिए रिजर्व किए गए थे, मिलिट्री अपॉइंटीज के लिए, ताकि जो मिलिट्री के अंदर की जो महत्वाकांक्षा है उसको भी सरकार में शामिल किया जा सके एक तरीके से। तो ये एक तरीके से सेफ्टी बॉल मौजूद होने के बावजूद भी कू हो गया। मतलब कि जो महत्वाकांक्षा है मिलिट्री की वो इस तरीके से दिखाई आपको दे सकती है कि काफी डेंजरस है। और जब पहली बार जो नवनिर्मित लॉ मेकर्स की जो लॉ मेकर्स थे वो पार्लियामेंट की जब पहला सत्र बुलाया गया था तो क्या किया गया कि
तख्ता पलट कर दिया गया और स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया। इस बात का हवाला देते हुए कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग फ्रॉड हुआ है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। ठीक है, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया उस समय म्यांमार में, और सोशल मीडिया पे एक तरीके से स्टॉर्म आ गया। लोगों ने सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया, और जो है, जो जुंटा सरकार थी म्यांमार की, उसकी काफी आलोचनाएं लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी की डिमांड जो है जारी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सेव म्यांमार, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। और म्यांमार फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, वहां पे काफी लोग मारे भी गए थे, सड़कों पे उतर गए थे, अराउंड 1000 ऑफ द पीपल वेयर किल्ड। ठीक है, ये आप देखो, जो वहां का मिलिट्री जनरल है, उनके लिए वांटेड का पोस्टर लगाया गया था, मैसेज डिक्टेटर ट्रेजोन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोग अब जो है म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दे वांट डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रूलिंग सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, इट कैन बी सेड। अभी तक तो डेमोक्रेसी ही है, डेमोक्रेसी से आगे अभी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसको हम मान सके कि डेमोक्रेसी का अल्टरनेट हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के भी अल्टरनेट्स हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये दिस इज द एपेक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रूलिंग सिस्टम, लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है ये तो समय बताएगा। ठीक है, अगर ये जो हम बात करें ग्लोबल रिएक्शन की, जो इसको लेकर के हुआ, जो कू हुआ है उसको लेकर के, तो अगर चाइना की बात माने तो चाइना कहता है कि ऑल पार्टीज इन म्यांमार विल प्रॉपरली हैंडल देयर डिफरेंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। कि जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए जो सारी पार्टियां हैं म्यांमार की, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसके तहत अपने विभेदों को मिटा करके एक साथ आएंगे। ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो फिर से वहां पे आरो सैंक्शंस लगाने की धमकी दे डाली है। ठीक है, इस coup की वजह से, और मिलिट्री लीडर्स जो है, और उनको जो है ये प्रमोट नहीं, मतलब मिलिट्री जो शासन है उसको अमेरिका वैलिडिटी नहीं देता है, क्योंकि अमेरिका तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। आप देखोगे कि अमेरिका का मानना है कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी को अमेरिका क्यों प्रमोट करता है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये चीज कही जा सकती है कि डेमोक्रेसी जो है, जो वर्ल्ड में वॉर्स होते हैं ना, डेमोक्रेसी, अगर दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उसमें जो वॉर की संभावना है ना वो बहुत कम होती है, कम वॉर्स होते हैं। वॉर किसमें होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो। तो वर्ल्ड पीस के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए, फैलाया जाए पूरी दुनिया में। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है कैपिटलिज्म से निकल करके आती है, पूंजीवादी। तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि जो अमेरिका पूंजीवाद का जो एडवोकेट करता है अगेंस्ट द चाइनीज कम्युनिज्म या रशियन कम्युनिज्म, तो इसलिए भी वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसके साथ तो अमेरिका जो है कोई भी सही से रूल नहीं बनाएगा, सॉरी, कोऑपरेशन डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका ने धमकी दिया है जो सैंक्शंस लगाने का। हालांकि हम देखेंगे अभी आगे कि ये जो चीजें जो कंट्रीज कर रही हैं, जैसे आसियान है, आसियान ने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच में जवाब दिया है। आसियान का कहना है कि जो करेंट चेयर है ब्रुनेई, उनका कहना है कि वो जो है दोनों सारी जो पार्टीज हैं उनके बीच में एक बातचीत शुरू किया जाए, रिकॉन्सिलिएशन, और जो सामान्य स्थिति है उसको वापस ले के आया जाए। तो उन्होंने डायलॉग के लिए दोनों सारी पार्टीज को बोला है। ठीक है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया ने, जो ये भी आसियान कंट्रीज हैं, उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस ने इसको म्यांमार का इंटरनल मैटर माना है। ठीक है, यहाँ पे एक और आप देखो, प्रोटेस्ट, वी डोंट एक्सेप्ट मिलिट्री कू। म्यांमार के ये एक तरीके से सिंबोलिज्म है कि जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है वो लोगों के अधिकारों को कब्जा कर लेती है। ठीक है, नो फ्री स्पीच, और भी बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको कर्व किया जाता है लोगों का।
जो पॉलिसीज होती हैं वो थोपी जाती हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है वो थोपी जाती है। इंडिया का क्या है इस पे स्टैंड? इंडिया भी बहुत गंभीर रूप से चिंतित है इसको लेकर के। ठीक है, गंभीर रूप से इंडिया चिंतित है मिलिट्री रूल को लेकर के, जो कि 30 सालों के बाद दोबारा से वापस आ गया। और इसकी वजह से इंडिया को जो है सिक्योरिटी और डिफेंस के दृष्टिकोण से भी इंडिया को उसके नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है। ठीक है, जैसे बॉर्डर पे आप देख सकते हो, इंडिया का मानना है कि जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी है उसके लिए और भी ज्यादा व्यवहारिक अप्रोच को यहाँ पे लेके आना चाहिए म्यांमार में। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ द कू फॉर इंडिया। तो जो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन इसका होगा वो होगा कि जो इंडिया के पिछले दशकों से जो प्रयास चल रहे थे इंडिया के, वहां पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्थापित करने का, लोकतंत्र की स्थापना के जो इंडिया के प्रयास थे, उसको गहरा धक्का पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने वहां पे म्यांमार को गाइडेंस प्रोवाइड किया था। जो ये लोकतांत्रिक संक्रमण काल था ये म्यांमार का, जो सैन्य शासन से डेमोक्रेसी के बीच में जो संक्रमण काल था, उसमें इंडिया ने काफी हेल्प करा था। बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड मैच्योर डेमोक्रेसी in the region and in the world, this is responsibility of India to guide its neighborhood for the democracy। अगर नहीं है डेमोक्रेसी तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो इमेज है वो भी एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में बन सकती है। इंडिया चूंकि डेमोक्रेसी का काफी सक्सेसफुली प्रयोग फॉलो करने वाला कंट्री है साउथ एशिया में, तो इस दृष्टिकोण से भी ये इंडिया के जो प्रयास है म्यांमार में डेमोक्रेसी को स्थापित करने का, उसको धक्का लगा है। दूसरा अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि जैसे कि जो म्यांमार में जो जुंटा सरकार बनी, पहले भी जो जुंटा सरकार म्यांमार में बनी हुई थी, उनको इंटरनेशनल लेवल पर उनका बाइकआउट किया जाता था। मतलब गवर्नमेंट्स उनके साथ, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट संचालित जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट थी, वो इनके साथ कोऑपरेशन नहीं करते थे अलग अलग देशों के। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना पर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और अभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्मी द्वारा संचालित म्यांमार सरकार को अलग थलग किए जाने का प्रयास किया गया तो इसकी निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि इंडिया फिर से इससे दूर होने लगेगा। क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो चाइना की को डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं है। वहां पे कोई भी सरकार हो, लाइक जुंटा सरकार ही है अगर वहां पे, ठीक है, तो चाइना उसके साथ कोऑपरेशन डेवलप कर लेता है। और चूंकि चाइना का जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी है, उसको बस अपने अपने फायदे से मतलब है, तो इसलिए भी चाइना को जुंटा गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया के लिए ये काफी जरूरी है कि वहां पे डेमोक्रेसी को वापस लेकर के आने का प्रयास किया जाए। इसी तरीके से म्यांमार में हाल ही में जो म्यांमार में बदलाव हुए, लाइक जो कू हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो भारत की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि म्यांमार को लेकर के भारत में जो लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं, ठीक है, उसके सामने भी एक चुनौती, चैलेंज पैदा हुआ है म्यांमार को लेकर के। चूंकि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इंडो पैसिफिक जो पॉलिसीज है, उनको भी धक्का लगा है एक तरीके से। जैसा कि आप हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो इंडो पैसिफिक पॉलिसीज हैं और जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उनके बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पे, यानी कि कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम पे जो है म्यांमार अवस्थित है। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके उसमें उनके जो है सेंटर में म्यांमार है। तो एक म्यांमार का एक सेंट्रल पोजीशन है।
और इस दृष्टिकोण से इंडिया के लिए म्यांमार काफी महत्वपूर्ण है अपनी इन पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए। तो अब जबकि कू हो गया है वहां पे और तब सैन्य पावर जो है सत्ता में आ गई है, तो इंडिया के लिए ये पॉलिसीज के सामने भी एक चुनौती पैदा हुई है। उसी के साथ तख्ता पलट के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता, तो यह भी संभव हो सकता है, जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उससे यह भी संभव हो सकता है कि म्यांमार की सेना का जो अटेंशन है वो बाउंड्री पर से हट जाए, पेरिफेरी पर से हट जाए। ठीक है, और इससे भारत की सीमा पर जो तनाव है वो बढ़ सकता है। ये भी एक समस्या वहां पे हो सकती है। यहाँ पे रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यहाँ पे विद्रोहियों की समस्या और भी गहरी हो सकती है। इलीगल मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, इलीगल मूवमेंट्स कैसे बढ़ सकते हैं कि जो वहाँ पे जो शरणार्थी हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसकी वजह से वो भी उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। इलीगल इमिग्रेंट्स बन सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकर बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म जो यहाँ पे चल रहा है, रेडिकल जो टेररिज्म चल रहा है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है जब वहाँ आर्मी, क्योंकि आर्मी का ध्यान जो है अब सेंट्रल पॉलिटिक्स में चला गया है, क्योंकि पॉलिटिकल स्थिति क्या है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो म्यांमार की बाउंड्री भी थोड़ा सा असुरक्षित हो जाएगी, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं रहेगा। और इसी तरीके से जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है पीछे छूट सकते हैं। भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए म्यांमार के चीन और राखिन प्रोविंस में शांति को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो जो ये म्यांमार का चीन और राखिन प्रोविंस है, यहाँ पे शांति होनी बहुत जरूरी है, ताकि जो है इंडिया का जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है और जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है वो अच्छे से पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है। अगर ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है तो ये जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी गति धीमी हो सकती है, गति धीमी हो जाएगी। और साथ ही क्या होगा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो सब रीजनल इंटीग्रेशन होने वाला था, एक तरीके से जो उप क्षेत्रीय एक कह सकते हैं आप एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी इस रीजन में धीमी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जो है डिलेड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है हमारे म्यांमार में चल रहे हैं उस उसका जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पे उभर सकता है। दूसरा रिफ्यूजी, नेक्स्ट जो है रिफ्यूजी। अब ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से मणिपुर और मिजोरम में शरणार्थियों का आना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन एथनिक लिंक्स हैं दोनों के बीच में, फैमिली टाइज हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मिजोरम म्यांमार के लोग हैं वो कोशिश करेंगे मणिपुर और मिजोरम में आने की, जो कि इंडिया के लिए एक काफी चिंता का विषय हो सकता है। तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम तो वैसे भी अभी कुछ समय पहले जो रोहिंग्या इशू हुआ था काफी सीवियर कंडीशन में पहुंच गया था, तो उससे अभी हम निपट ही रहे हैं, तब तक इस तरीके के जो है इशूज भी हो जाएंगे। रिसेंटली हमने एक सुना था कि मणिपुर ने म्यांमार से आने वाले जो रिफ्यूजीज हैं उनको मणिपुर में एंटर करने से रोक दिया है। ठीक है, तो ये इसका ही नतीजा है, जो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहां पे आई हुई है और जो कू हुआ है वहां पे, जो तख्ता पलट हुआ है, उसका नतीजा ये भी है। अब हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो म्यांमार है उसके साथ अपने जो एंगेजमेंट्स हैं, जो संबंध है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। ठीक है, दोनों जो म्यूचुअल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं जो उनको आपस में ले करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी शुरू करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद और फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनको आपस में बातचीत कराया जाना चाहिए। ठीक है, और डेमोक्रेसी को ही वहां पे प्रमोट करना चाहिए इंडिया को,
क्योंकि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जुंटा सरकार के साथ डेमोक्रेसी होने के कारण भी इंडिया का रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। जैसा कि हमने देखा है कि पिछली जो जुंटा सरकार थी उसके साथ इंडिया का जो कोऑपरेशन था वो काफी कम था, और अभी भी जो है इंडिया उसको जो म्यांमार और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बिलो द पोटेंशियल है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। तो अब जबकि एक डेमोक्रेसी की वजह से संभावना बनी थी तो वो भी जो है अब पृष्ठभूमि में चली गई। तो ये जो है हमने देखा इन जो अभी तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में उससे संबंधित। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम इंडिया मालदीव रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।